दोस्तों नमस्कार, शर्कैलाल विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर आपसे रूबरू हूं और बात करूंगा। मैं पहला क्वेश्चन यह देखिए कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। यह प्रक्रिया है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए अधिगम और मूल्यांकन का अधिगम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन कार्य के अंत में होता है। यह संकलनात्मक होता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में उपलब्धि अधिगम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है कि जब भ्रमण हुआ यहाँ क्षेत्र में तो बच्चों ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन करने का कार्य यहाँ पे होगी, अर्थात यह प्रक्रिया अधिगम का मूल्यांकन कहलाएगी। दोस्तों यह सभी प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आप इसे पूरा देखें, वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इनसे लगभग 1-2 प्रश्न आपके बिल्कुल आने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से प्रश्नों का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा देता है, अर्थात जो अधिगम है उसको बढ़ावा देता है। पहला, विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कहना, विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषय के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना, या जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना, क्योंकि मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना, यदि जितना संभव हो सके उतनी बार विद्यार्थी का परीक्षण करना अधिगम के मापन को बढ़ावा नहीं देगा। इससे विद्यार्थी में नकारात्मक भावना आएगी। इसलिए सिर्फ अधिगम को बढ़ावा देने के लिए हमें यह कार्य नहीं करना है, अधिक से अधिक जांचने का काम। तीसरा, अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है, सबसे सही क्या है यदि अधिकतम अधिगम करना है। तो पहला देखिए आप यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। दूसरा, एक समान विद्यार्थियों के जोड़े बनाकर कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को आसान बनाया जाना चाहिए। तीसरा, अध्यापक को अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए केवल एक ही अधिगम शैली को प्रयोग में लाना चाहिए। चौथा, एक जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को मतभेद से बचाने के लिए एक ही कक्षा में रखना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन 3 है और इसमें देखिए आप कहा गया है कि अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या होगा। तो सबसे उचित होगा कि शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, जिससे वह भिन्न भिन्न विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से लर्निंग करा सके, पढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला, शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना। दूसरा, शिक्षार्थी की उपलब्धियां मापना। तीसरा, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए। चौथा, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ठोस जो उत्तर है उसकी हम बात करेंगे, वो है चौथा नंबर का कि अधिगम की कमियों का पता लगाना, कि बच्चे ने सीखने में क्या गलतियां किया है और उन्हें मूल्यांकन करके उन्हें दूर करने के उपाय करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। पहला, आंकड़ों का उपयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट बनाना। समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तीसरा, आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। चौथा, वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु नई पद्धति तैयार करना। और इसका 5 का सही जवाब बिल्कुल है कि समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका उल्टा भी हो सकता है।
दूसरा, संकलात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य कि मूल्यांकन अधिगम का सतत और अभिन्न भाग है। तीसरा, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना है। चौथा, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो 6 का यहाँ पे पहला आएगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका उल्टा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन 1 और 2 दोनों। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पहला, शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके जो भेद शामिल करने का आधार हो सकता है, भिन्नता का आधार। इसलिए सही जवाब हमारा होगा क्वेश्चन 4 नंबर का। 8वां नंबर का देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। और यहाँ क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है इसकी बात की गई है कि योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई की योजना में व्यापक शब्द सूचना प्रक्रमण सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है। यह सिद्धांत वास्तव में कंप्यूटर सादृश्यता पर आधारित है, इसलिए इसे छोड़कर बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती है। प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित कराना, परीक्षण के संबंध में बहुत अधिक सूचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। और 9 का बिल्कुल सही जवाब आएगा आपका परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सूचना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो त्रुटियां करते हैं। इस स्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की बुद्धि का स्तर निम्न है, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता नहीं प्राप्त की है तथा अपने अध्यापन तत्व पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा कि बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता नहीं प्राप्त किया है तथा अपने अध्यापन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। पहला, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जिसे कहते देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के प्रति, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपलब्धि देने के प्रति। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब है पहला कि शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करने के प्रति। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम और 12 में लिखा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। और यहाँ पे पहला नंबर का हमारा बिल्कुल सही जवाब आएगा कि स्कूल आधारित मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षकों द्वारा छात्रों का आकलन किया जाता है। आप भी जानते हैं क्योंकि आंतरिक परीक्षक छात्रों की विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्ति की संभावनाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। इस प्रकार किसी बाहरी शिक्षक की तुलना में आंतरिक शिक्षक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। इसलिए विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से बाह्य की अपेक्षा अपने शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, उस पर आधारित होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 13 जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगे
लगता है तो यह बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है या बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। और 13 का बिल्कुल सही जवाब आप समझे हैं, संभवतः यह कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए बच्चा यहाँ से ऊबने लगा है। तो इसकी प्रक्रिया ऊबने की है कि बच्चे में किसी स्थान या विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करने की अवधि काफ़ी कम होती है। यदि एक ही कार्य की पुनरावृत्ति की जाए तो वे ऊब जाते हैं। इस प्रकार इसलिए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह बच्चे की रुचि के अनुसार नए नए टास्क को देने की कोशिश करे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।